नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की कल केंद्र में प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उन्हें 31 मई सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से आनन फानन में ये आदेश जारी हुआ है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस आदेश का प्रधानमंत्री की बैठक से संबंध है। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में तूफान की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। यहां राज्यपाल और ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक होनी थी, लेकिन ममता इस बैठक में सिर्फ अपने कागज सौंपने पहुंची और वो भी देरी से। ममता के साथ उनके मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी प्रधानमंत्री से मिलने देरी से आए और इसी के बाद उनके डेपुटेशन का आदेश जारी हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्र सरकार के आदेश पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठा दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल में सीएम पीएम की मुलाकात को लेकर खटास से अब मुख्य सचिव के तबादले पर तनातनी का दौर जारी है। तो क्या उस बैठक का अंजाम यहां तक आ पहुंचा? আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে। কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত। কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই স্বাভিমান নেই কেন? কেন ভিখারির মানসিকতা? কথায় কথায় টাকার কথা বলেন। আর আজকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে রাজনীতি সামনে চলে আসছে। এই যে ক্ষুদ্র রাজনীতি, এর দ্বারা বাংলার মানুষের ভালো হবে না। কমপক্ষে এই সংকটের সময় রাজনীতিকে ভুলে গিয়ে সবাই একসঙ্গে লড়াই করে যদি মানুষকে সংকট থেকে বার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাহলে ভালো হবে। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম। এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। ममता दीदी अहंकार में चूर हो गई है, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। एक बार देर भले लगे, अहंकारी का नाश होना सुनिश्चित है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे देश चलता है। तो वो अगर पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां जनता के कल्याण के लिए गए थे, तूफान पीड़ित भाई और बहनों का हालचाल जानने गए थे। उस समय किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव करना, यह पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान है। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पहले प्रोटोकॉल की बात, अब अहंकार की बात, लेकिन कुल मिलाकर सियासत फुल है, एक नया चैप्टर खुल गया है नई पॉलिटिक्स का। जी हाँ, बिल्कुल। मई के महीने में, इसी महीने में पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुआ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए कमान संभाली। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल के बीच में खींचतान चल रही थी चुनाव के दौरान, हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन करने आए तो सीधा वार उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे तब किया था और उसी का सिलसिला, वही सिलसिला दिख रहा है, जारी है। अब जब सरकार बन चुकी है, अब दोनों सरकारों के बीच में इस तरह की घमासान चल रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। ममता बनर्जी ने, आपने सुना किस तरह से कहा कि वो मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगी। वो उन्होंने ऐलान कल ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, अपना जो दस्तावेज है वो प्रधानमंत्री को सौंपूंगी और वहां से निकल जाऊंगी, और वही उन्होंने किया। और इसको लेकर अब राजनीति छिड़ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी वहां पे उपस्थित थे, इसीलिए ममता बनर्जी नाराज होकर निकल गई। और सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी ने अपना नाराजगी पहले ही पीएमओ को जता दिया था। परसों जब इस मीटिंग के बारे में प्लानिंग चल रही थी, उन्होंने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल नेता है और उनको इस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी को बुला के राजनीति कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, नागरिकता को लेकर केंद्र ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब सीए कानून अमल में आए बगैर ही नागरिकता देने की तैयारी है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं। यह प्रक्रिया 1955 के नागरिकता कानून के तहत होगी। दरअसल नए सीए कानून के नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पुराना तरीका अपनाया जा रहा है। तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की यह पहल है। नागरिकता का यह न्योता देश के अलग अलग राज्यों में गैर मुस्लिम रह रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन कहा है और यह भी कहा है कि ऑनलाइन आवेदन इस बारे में दिया जा सकता है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में कुल मिलाकर कहां शरणार्थी रह रहे हैं, जो कि इन तीनों मुल्कों से आए हैं, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। गुजरात के मोरबी, पाटन, राजकोट और वडोदरा में कई लोग रहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से और राज्य हैं जहां पर ये लोग आकर शरण ले चुके हैं? राजस्थान का भी इलाका है, जिसमें जालौर है, उदयपुर है, पाली का इलाका है, बाड़मेर का एक बड़ा इलाका है, यहां पर भी ये लोग रहते हैं। यहां पर भी इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी ये लोग रहते हैं। इसके अलावा पंजाब में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर शरणार्थी आकर रह रहे हैं, जिसमें जालंधर सबसे बड़ा इलाका है, यहां पर इन लोगों ने शरण ले रखी है। तो कई ऐसे राज्य, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग और बलौदाबाजार में भी ये लोग रहते हैं, शरण ले रखी है। और इसी के तहत हम आपको बता रहे हैं कि कहां शरणार्थी रहते हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन इस पर आवेदन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब नागरिकता देने की बात हो रही है। 1955 के कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि रफ्तार पर करीब ब्रेक लग गया है। 24 घंटे की बात करें तो बीमार सिर्फ 2.25 लाख हैं। 45 दिन में नए केस का ये सबसे कम आंकड़ा है। ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है, ये एक अच्छी खबर है। नए केसेस सिर्फ दिल्ली की खास तौर पर अगर बात की जाए तो 1100 हैं, मुंबई में 1000 से कम है और उधर दक्षिण में कहर अभी भी जारी है। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो सोमवार से दिल्ली अनलॉक के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ शर्तें रखी हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उसी को मानते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पहले फैक्ट्रियां और मजदूरों को ही इजाजत दी जाएगी 1 हफ्ते के लिए, और उस 1 हफ्ते समीक्षा की जाएगी। केसेस कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं, अगर बढ़ेंगे केसेस तो वापस से सख्ती की जा सकती है, ऐसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और इस बीच तमाम दूसरे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ढील देने की तैयारी हो रही है। इस बीच देखिए, कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसमें दिल्ली का जिक्र करें तो 1141 केस, 139 मौतें, और इसी के साथ मुंबई की बात करें तो 929 मामले मुंबई में। इसके बाद मुंबई में दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम आए हैं और 30 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस 27,958 है। ये दिल्ली और मुंबई का हाल है। महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नए मरीज महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा, 20,740 नए मरीज वहां पर हैं। 424 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र का हाल। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, क्योंकि 1 जून से उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, धीरे धीरे होगी, इसलिए इस पर फैसला किया जा रहा है। क्या होगा, गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। लेकिन नए मामले 24,002 हैं, मौतों का आंकड़ा 159 तक पहुंचा है। तो यूपी में किस तरीके से ढील दी जाएगी, ये विचार हो रहा है। लेकिन इस बीच अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई में कैसे शुरू होगी, उस पर देखिए रिपोर्ट मुस्तफा शेख की। महाराष्ट्र राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। कुछ शहरों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम है, वहां पर रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। एक साथ अनलॉक करने से
कहीं गर्दी जमने से एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है और कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो कुल मिलाकर दूसरी लहर थम रही है तो सरकारें दावों के साथ आंकड़ों में कूद पड़ी हैं, लेकिन यह सवाल भी पूछा जाए कि तीसरी लहर को लेकर तैयारी क्या है। इस रूप में हम लोगों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया। पहला कोविड पेशेंट आया था, हमारे पास उपचार के लिए बेड्स नहीं थे, हमें दिल्ली भेजना पड़ा था सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हमारे पास 80,000 से अधिक आईसीयू और आइसोलेशन के बेड्स हैं, जहां पे हम कोविड पेशेंट का उपचार सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विस्तार देने के साथ ही फर्स्ट फेज को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद सेकेंड फेज में हमारे सामने कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग। हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर एसडीआरएफ से। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको जरूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। आज इस स्थिति में पहुंच गए मध्य प्रदेश। आज लगभग 1800 के आसपास पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में आए हैं। हमारे एक्टिव केस अब घट के 33,000 के आसपास रह गए। अब पॉजिटिव केस की जो संख्या आ रही है उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है। एक पॉजिटिव आया, हम पूरे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, किससे मिला, परिवार के सदस्य, बाकी लोग, और जो पॉजिटिव आया उसको तत्काल हम कोविड केयर सेंटर में भेजेंगे ताकि ढंग से दवाइयाँ, उपचार मिल जाए, स्प्रेडर के रूप में वो ना घूमे, और उससे संपर्कित लोगों में अगर संक्रमण है तो तुरंत पकड़ेंगे ताकि संक्रमण को हम बढ़ने से रोक सकें। इसलिए कोविड केयर सेंटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथ में घर घर सर्वे का काम भी हमारे चलेगा। कोविड के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरावट तो काफी आई है। 40,000 से अब एक्टिव केस का नंबर हमारा मेरे ख्याल में 20,000 तक आ गया, और 20,000 आने के बाद इससे मालूम पड़ता है कि हम काफी हद तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक फिर भी जो डेथ हो रही है वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। तो कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच कई राज्यों में जारी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी हो रही है। कल दिल्ली और यूपी की सरकारों ने इसके संकेत भी दिए हैं। एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दुनिया भी चले, आर्थिक गतिविधियां भी चले, और कोरोना को भी हम नियंत्रित रखें। ये लहर तब बनता है जब बहुत दिनों तक हम ध्यान नहीं देते, एक से दूसरे में फैलता है। अब हर एक पॉजिटिव केस पे हम ध्यान देंगे, उसका इलाज करेंगे, बाकी में ना फैले इसकी चिंता करेंगे। कहीं फैला तो तत्काल कंटेन करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, उस इलाके को कंटेन कर देंगे, घर को कंटेन कर देंगे, लेकिन संक्रमण को फैलने नहीं देंगे। 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था,
उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय उसमें उस दृष्टि से लिए हैं। ठाणे के उल्लासनगर में इमारत का स्लैब गिरने से हुआ बड़ा हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। 26 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही थी। कुल मिलाकर 29 परिवार इसमें रहते थे। कल रात ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हादसे के बाद किस तरह का मंजर, वहां पर अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार मच गई। मुस्तफा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अभी हाल वहां पर क्या है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल नवजोत, आपको दिखा दें उस बिल्डिंग के दृश्य जहां पर हम मौजूद हैं उल्लासनगर में। यहीं पर जो स्लैब गिरा है इस बिल्डिंग में, उसमें 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। इस बिल्डिंग में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्डिंग जो है, इमारत, आप देख पाएंगे कि ये खस्ता इमारत है, जर्जर इमारत है और कई नोटिस भी दिए जा चुके हैं इस बिल्डिंग को। अगर ये जो बिल्डिंग है, इसके पीछे का जो पैच है वहां पर एक स्लैब गिरा, वो स्लैब 5वें माले पर गिरा, फिर उसके बाद 5वें से 4था माला, 4थे से 3रा माला, 3रे से 1 माला। तो जितने भी लोग उस हिस्से में थे, वो हिस्से के जो लोग हैं उनकी मौत हुई है इस हादसे में। तो आपको एग्जैक्टली दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग के जो पीछे का हिस्सा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये जो पूरा लाइन है, यहाँ पर वो स्लैब गिरा है जिससे 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है अथॉरिटीज की तरफ से कि रेसिडेंट्स को नोटिस दिए गए थे रिपेयर करने के लिए बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग ना रिपेयर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर आपको एक नजर दिखाएं कि किस तरह से नोटिस उल्लासनगर में दिए जाते हैं, तो बिल्कुल ही इस बिल्डिंग के जो सामने वाली बिल्डिंग है, वहां पर हम जब मौजूद हैं तो वहां पर जो उल्लासनगर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने नोटिस लगा रखे हैं। 3रा नोटिस है ये, ऐसी बात बताई गई है। और इंस्पेक्शन में कमजोर मानी गई है बिल्डिंग, ये बताया गया है। तो इस तरह से आप कह सकती हैं कि बिल्डिंग कमजोर होने की वजह से नोटिस जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन नहीं होता है, रेसिडेंट्स एक्शन नहीं ले पाते। उससे होता यह है कि लोगों की जान चली जाती है, जिसके बाद प्रशासन जो है वो उसकी नींद खुलती है। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया मुस्तफा इस पूरी जानकारी के लिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से माफी के साथ आज दस्तक देकर हम कहते हैं कि जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः बालू मोरंग गिट्टी खा जाएंगे। पैसा हो जाएगा पार, लाचार हो जाएगा इंसान, जयी होंगे नेता ठेकेदार। जो निर्माता रहे करप्शन के इतिहास में, वही विकास पुरुष कहलाएंगे। क्योंकि विकास का पुल रांची की कांची नदी में मई महीने में पकते आम लीची की तरह टपक गया। विकास का भी इसलिए पुल के बीचों बीच में इतना फैल गया कि इसे बटोरना भी मुश्किल दिखता है। क्योंकि जो पुल को बनाने में विश्वास के खंभे थे, वही धंस गए। हाराडीह बुढ़ाडीह पुल रात 4:30 बजे बीच से ऐसे टूटा कि रांची जिले के तमाड़, बुडू और सोनाहातू के लोगों को जोड़ने वाले पुल के टुकड़े टुकड़े करके दावा है भ्रष्टाचारी मुस्कुरा के चले गए। इस वक्त एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ये हाराडीह टू बूढ़ाडीह ये पुल जोड़ता है। ये देखिए किस तरह से पुल जो है पानी के बहाव को नहीं झेल पाया। और यहाँ पे एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि माइनिंग की जाती है, अंधाधुंध माइनिंग जो है बालू की जाती है। और जब पिलर के नीचे से बालू ही गायब हो जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी का दबाव, जितना तेज करंट था साइक्लोन में, यस तूफान जब आया, यस चक्रवात जब आया, तो पानी का फ्लो इतना तेज था और नीचे बालू नहीं थी, जिसके वजह से ये ब्रिज जो है आप देख सकते हैं कि कैसे धंसा है और किस तरह से जो है यहाँ पे अवैध जो अंधाधुंध माइनिंग है उसका उदाहरण। हाँ, ये बात सच है कि यास चक्रवात के गुजरने के बाद तेज बारिश झारखंड के कई इलाकों में हुई है। लेकिन दस्तक देकर सवाल पूछना जरूरी है कि जनता के लिए बना 600 मीटर लंबा पुल, जिसके लिए आम आदमी के ईमानदारी से भरे गए टैक्स में से 13 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो पुल 3 साल के भीतर तूफान के बाद आई बारिश से पैदा बहाव भी क्या नहीं झेल सकता? आरोप लग रहा है कि जिस कंपनी ने यह हिला हुआ पुल बनाया, उसी के बनाए ब्रिज पहले भी जमींदोज हो चुके हैं। इस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल इस तरीके से धंसा था, उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीजें आ रही हैं, ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो क्यों ना कहे कि प्रकृति ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें पुल बनाने वाली
भ्रष्टाचारी सोच ढही हुई पकड़ी गई। पड़ताल की है इसकी संवाददाता सत्यजीत कुमार ने। इस पिलर को भी आप देखिए, यहाँ नीचे जो है बालू आपको नहीं दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे अगर बालू नहीं है तो आखिर फाउंडेशन जो पिलर का है वो कमजोर ग्रेजुअली होता जाएगा और अल्टीमेटली इसी तरह का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यानी आरोप है कि अवैध बालू निकालकर नदियों का सीना इतना छलनी किया गया है कि भ्रष्टाचार की सीमेंट और करप्शन की बालू मिलाकर खड़े किए गए पुल के अस्थि पिंजर बारिश के बाद तेज बहाव में हिल गए। पुल से पार होते समय यहाँ पर दर्जनों जो है ट्रैक्टर, हाईवा और जेसीबी पोकलेन के द्वारा इस इलाके में पूरा जो है माइनिंग किया जाता था, बालू का खनन किया जाता है। और इसी के बगल में जो है 50 मीटर की महज 50 मीटर पुल के उधर सरकारी स्तर पर डंप करने का परमिशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रशासन से लेके स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय दबंग जो व्यक्ति हैं उन लोगों की मिलीभगत से ये जो आज हादसा हुआ है, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लोग आवाज नहीं उठा पाए। चारों तरफ बालू का खनन होता है, स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर जेसीबी और यहाँ प्रशासन की भी मिलीभगत है। थाना में हर जेसीबी का मंथली बांधा हुआ है 30,000 40,000। उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही साथ जो भी दोषी संवेदक और अभियंताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। चूंकि हम लोग का ही क्षेत्र में, हम लोग का 10 किलोमीटर के सर्कल में आज 3 पुल धंस गया है। गनीमत मानिए कि जब पुल गिरा तो इस पर कोई आम आदमी आ जा नहीं रहा था, वरना जान का बड़ा नुकसान होता। इसीलिए आज तक की इस मुद्दे पर दस्तक है। पुल टूटने की वजह की तय समय में जांच पूरी हो, पुल गिरने के पीछे अवैध बालू खनन के आरोप जांचे जाए, जांच के बाद दोषी ठेकेदार अधिकारी को न सिर्फ जेल भेजा जाए बल्कि आर्थिक नुकसान की भरपाई कराई जाए, ताकि पुल आम लोगों के रास्ता पार करने के लिए खड़ा हो, न कि यहाँ भ्रष्टाचार बड़ा हो। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।